आप लोगों का स्वागत है यूट्यूब चैनल महादेव पाठशाला पर। और आज हम लोग फिर देखेंगे आर्टिकल 3। मैंने आप लोगों को आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 ये पढ़ा दिया है। अब आप बारी जो है वो आर्टिकल 3 के। देखिए, मैं थोड़ा सा आपको रिवीजन करके बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि ये हमारा जो भारत देश है, ये क्या है, भारत देश है। ठीक है। आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 ये दोनों जो है पावर देते हैं। किसको पावर देते हैं? पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट को क्या देते हैं? शक्ति देते हैं, यानी कि संसद को शक्ति देते हैं। क्या करने के लिए? राज्यों में परिवर्तन करने के लिए। ठीक है। आर्टिकल 2 कहता है, जो आर्टिकल 2 है वो कहता है कि भारत के बाहर अगर कोई टुकड़ा पड़ा है, कोई राज्य है या कोई जमीन का टुकड़ा पड़ा है, अगर इसको भारत के अधिग्रहण क्षेत्र में लेना है, यानी कि भारत के अंदर लेना है, तो संसद जैसा चाहती है वैसा नियम कानून बना करके, जैसा वो उचित समझती है, इस टुकड़े को अपने अंदर ले सकती है। ठीक है। ये तो प्रवेश कर गया। अभी ये प्रवेश कर गया, ये राज्य नहीं बना है। फिर अब ये जब प्रवेश कर गया, ये भारत का हिस्सा हो गया, तो अब इसको फिर संसद एक कानून बनाएगी और उसके तहत इस टुकड़े को फिर क्या करेगी, ये जो प्रवेश किया था अब इसको एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे देगी। समझ आ रही बात? यानी कि एडमिशन, एडमिशन यानी कि प्रवेश, एंड इस्टेब्लिशमेंट। किसकी? इस्टेब्लिशमेंट, इस्टेब्लिशमेंट यानी कि स्थापना की बात करता है। कौन? ये आर्टिकल 2। जो जमीन के बाहर, जो हमारे भारत के बाहर का टुकड़ा है, जो हमारा है ही नहीं, क्योंकि जो चीजें हमारी नहीं है पहले उसे ले लेना चाहिए, नहीं तो उसे कोई और ले लेगा। क्योंकि जो चीजें अंदर हैं उसको तो हम बाद में भी देख सकते हैं। अब आइए आर्टिकल 3। जो आर्टिकल 3 है ना, ये भारत के अंदर की बात करता है, यानी कि जो संघ है उसके अंदर की बात करता है। कि संघ में हमारे, आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ऐसा करके बहुत सारे राज्य हैं। अब इन राज्यों के क्षेत्र जो नाम है उसमें मान लीजिए चेंजेस करना हो, या फिर इनके क्षेत्र में परिवर्तन करना हो, यानी कि कोई भी हमारे राज्य से संबंधित कोई भी अगर चेंजेस करना हो, तो वो किस में आएंगे? वो सारी चीजें आएंगे अनुच्छेद 3 में, यानी कि नए राज्यों का गठन। ठीक है। अब नए राज्यों के गठन में क्या आता है? नए राज्यों का गठन आता है, या मौजूदा राज्य के क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन से अगर संबंधित कोई चीजें हैं, तो वो आर्टिकल 3 में आएंगे। ये चीजें आपको कंफर्म होनी चाहिए। समझ में आ रही बात आपको ये? हाँ। अब थोड़ा सा आगे चलिए कि अनुच्छेद 3 प्रावधान क्या करता है। संसद कानून द्वारा नया राज्य बना सकती है। संसद कानून द्वारा कोई भी नया राज्य बना सकती है। अब मुझे आप एक चीज बताइए कि ये मान लीजिए, सपोज करिए कि ये क्या है, ये भारत है। ठीक है। भारत है। यहाँ पे ऐसे करके ये है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया, और ये एफ हो गया, ये जी हो गया, एच हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, ये मान लीजिए आई हो गया। अब मुझे एक बात बताइए, ये पूरा मिला करके भारत बना हुआ है। अगर आपको नया राज्य बनाना है, तो जब सब मतलब पूरे भारत देश में सब एकदम, हर एक स्टेट का नाम है और संघ शासित प्रदेश है, तो आप कैसे नाम बनाएंगे? किसी न किसी को तोड़ना तो पड़ेगा ना। मान लीजिए कि आई यहाँ पे बड़ा दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे कि इसमें ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इसको दो भागों में बांट दो। तो दिखाई दे रहा है आई कितने भागों में बढ़ गया? दो भागों में बढ़ गया। आई अब यहाँ पे जे हो गया, तो आई इधर हो गया, जे इधर हो गया। यानी कि समझ में आ रही बात आपको कि जो आपको स्टेट दिखाई दे रहे हैं वो स्टेट कोई अविनाशकारी नहीं है, उनका कभी भी विनाशकारी यानी कि विघटन हो सकता है। ये चीजें आपको समझनी चाहिए। जो आपको नाम दिखाई दे रहा है वो नाम परमानेंटली नहीं है, वो नाम भी चेंज हो सकता है। जितने एरिया में वो फैला हुआ है वो एरिया भी फिक्स नहीं है, वो एरिया भी चेंज हो सकती है, उसके सीमा में बदलाव किया जा सकता है। तो आई होप कि आपको इतनी सारी चीजें समझ में आई होंगी। आपको फिर मान लीजिए कि ऐसा हो सकता है कि आई का इतना क्षेत्र ले लिया गया। ठीक है। आई का इतना क्षेत्र ले लिया गया और जे का इतना क्षेत्र ले लिया गया, और इस रंगे हुए भाग को क्या बना दिया गया? आई ये हो गया, जे ये हो गया, और इस रंगे हुए भाग को के बना दिया गया।
आपको दिखाई दे रहा है कि जब हमें कोई नया राज्य बनाना है तो इन्हीं में से कटौती करनी पड़ रही है। समझ में आ रही बात? तो जो एरिया है वो एरिया कभी भी कम और ज़्यादा हो सकता है, नए राज्य बनाए जा सकते हैं। किसी राज्य का क्षेत्र क्या हो सकता है, बढ़ भी सकता है, और किसी राज्य का क्षेत्र जो है वो घट भी सकता है। मैं आपको बोला ना कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए बढ़ा था, इसमें क्षेत्र बढ़ भी गया घट भी गया। अब आई का पूरा ये इतना क्षेत्र था, लेकिन इसमें से ये क्या हो गया, के बन गया। अब के का जो एरिया है वो बढ़ गया, आई का जो एरिया कम हो गया है, के जे का एरिया जो है वो यहाँ से नीचे से कम हो गया है। तो देख रहे हैं, किसी राज्य की सीमा बदली जा सकती है। यानी कि जो सीमा आपको इतना सीमा ये दिखाई दे रही थी, पूरा सीमा यहाँ तक थी, इसकी पूरी की पूरी सीमा ही बदली गई। और किसी राज्य का नाम बदला जा सकता है। जो राज्य इतना बड़ा हुआ करता था, अब इसका नाम देख रहे हो, यहाँ पे जे हो गया, यहाँ पे के हो गया, इसका नाम ही पूरा चेंज हो गया। इसका एक तरीके से अस्तित्व ही क्या हुआ, खत्म हो गया। हो सकता है आई का नाम बदल करके हम वाई कर दे, ये भी हो सकता है। जैसे महाराष्ट्र का नाम बदल करके मुंबई हो जाए, चाहे मुंबई का नाम बदल करके महाराष्ट्र हो जाए। जैसे पहले संयुक्त प्रांत हुआ करता था, अब उत्तर प्रदेश हो गया, तो ऐसे करके जो नाम है वो क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। जैसे पहले मद्रास हुआ करता था, अब क्या हो गया, चेन्नई हो गया। तो इस तरीके से चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है। संसद के पास क्या है, 5 प्रमुख शक्तियां। मैंने आपको वही बताया कि नया राज्य बना सकता है किसी राज्य के क्षेत्र को अलग करके, या राज्य या राज्यों के भागों को मिला करके। दो मान लो ये ए और बी, ये दो क्या है, राज्य है। इनमें से इतना काट लिया, इसमें से इतना भाग काट लिया, और इन दोनों भागों को जब मिला देता है तो ये मान लीजिए एक नया क्षेत्र बन गया सी, एक नया स्टेट बन गया। समझ में आ रही बात? ए भी अस्तित्व में है, बी में बी है, और इन दोनों के भागों को काट करके एक नया भाग बना दिया जिसका नाम सी स्टेट हो गया। ठीक। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाना और घटाना मैंने आपको बता दिया। किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन भी किया जा सकता है, और किसी जो राज्य का वो नाम बदला जा सकता है। मद्रास, चेन्नई आप देख पा रहे होंगे। ठीक है। नया राज्य कैसे बनाया जाता है, किसी मौजूदा राज्य से क्षेत्र अलग करके, या दो से अधिक राज्यों को मिला भी दिया जा सकता है, या दो से अधिक राज्यों के भागों को मिला सकता है। समझ में आ रही बात? किसी मौजूदा राज्य से, ये मान लीजिए कि ए है, ठीक है, ए है, इसमें से ये भाग अलग करके यहाँ पे बी बन गया, या फिर दो ऐसे, ये ए है और यहाँ पे ये बी है, इन दोनों को मिला दिया गया और एक बड़ा सा बन गया, ये सी बन गया। ठीक है। इन दोनों को मिला करके एक बड़ा सा स्टेट बन गया। अब इन दोनों एरिया को मिला दिया गया, या दो से अधिक राज्यों के भागों को मिला करके, ये वही सेम बात होगी। ठीक है। किसी क्षेत्र को किसी राज्य के भाग से मिला करके, मान लीजिए ये कोई, ये क्षेत्र है और ये कोई भी स्टेट है, इसको इसमें मिला दिया गया, तो ऐसे भी चल सकता है। अब होता क्या, आर्टिकल जो 3 है उसका जो बिल है वो संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, चाहे लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, किसी में भी पेश किया जा सकता है। लेकिन एक चीज जो है वो याद रखने लायक चीजें हैं कि जब आप बिल प्रस्तुत करेंगे तो इससे पहले राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक है, यानी कि पूर्व अनुमति चाहिए ही चाहिए। समझ में आ रही बात? बिना राष्ट्रपति के पूर्व सिफारिश के आप इस बिल को पेश नहीं कर सकते। यदि प्रस्ताव किसी राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम को प्रभावित करता है तो राष्ट्रपति उसे संबंधित राज्य के विधानमंडल को विचार व्यक्त करने के लिए भेजते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि जैसे मतलब मान लीजिए, सपोज करिए कि ये कोई बिल है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश का ही नाम चेंज करना है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो राष्ट्रपति क्या काम करेंगे कि उस जो बिल को है वो भेजेंगे। इस बिल को कहाँ भेजेंगे, उत्तर प्रदेश विधानसभा में भेजेंगे। जब यहाँ पे विधानमंडल में भेजा जाएगा तो ये लोग कुछ रिकमेंडेशन देंगे, अपना कुछ विचार रखेंगे। उस विचार को राष्ट्रपति मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते, यानी कि मानने के लिए वो बाध्य नहीं है। ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। विधानमंडल केवल अपना व्यूज यानी कि विचार रख सकता है, राज्य विधानमंडल की सहमति लेना संविधान में अनिवार्य नहीं है, यानी कि कंसेंट जरूरी नहीं है। राष्ट्रपति की भूमिका क्या है कि बिल को संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति रिकमेंडेशन आवश्यक है, और क्षेत्र, सीमा या नाम प्रभावित होने पर राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल से व्यूज मांगते हैं। उससे मानना या न मानना वो राष्ट्रपति के विवेकाधीन है। ठीक है। विधानमंडल को व्यूज देने के लिए राष्ट्रपति एक अवधि निर्धारित कर सकते हैं और अवधि को आगे बढ़ा भी सकते हैं।
आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में मैंने आपको अंतर बताया कि आर्टिकल 2 जो है वो संघ में प्रवेश या स्थापना की बात करता है, यानी कि भारत से बाहर कोई मान लीजिए जमीन का टुकड़ा है तो उसे अंदर लेके आना और इसे भारत में एक सम्मानजनक स्थान देना, ये किसका काम है? आर्टिकल 2 का काम है। जबकि आर्टिकल 3 जो है वो भारत के अंदर की बात करता है कि भारत के अंदर जो भी चीजें बदलाव होंगी उसकी कौन बात करेगा? आर्टिकल 3 बात करेगा। समझ में आ रही होंगी आपको चीजें, ठीक है। थोड़ा सा आर्टिकल 4 को समझ लीजिए कि आर्टिकल 4 है क्या। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के कानूनों में फर्स्ट शेड्यूल एंड फोर्थ शेड्यूल में आवश्यक संशोधन किए जा सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 2 और 3 के कानूनों में फर्स्ट शेड्यूल एंड फोर्थ शेड्यूल में आवश्यक संशोधन किए जा सकते हैं और ऐसे जो कानून है वो आर्टिकल 368 के तहत नहीं आते, अर्थात संविधान में संशोधन नहीं माना जाता। अब इसका मतलब आप समझिए, बात देखिए सिंपल से कि मान लीजिए ये भारत है, ठीक है। आपको पहले ये समझना चाहिए कि शेड्यूल 1 में क्या है। शेड्यूल 1 में क्या है? देखिए शेड्यूल 1 जो है वो संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र की बात करता है। किसकी बात करता है? राज्य क्षेत्र की बात करता है। अगर आपको देखना हो कि हमारे संघ में कौन कौन से स्टेट आते हैं तो जितने भी स्टेट आते हैं वो आपको इसमें दिखाई दे देंगे। जितने भी यूनियन टेरिटरी आते हैं वो भी आपको इसमें दिखाई देंगे। एंड इनके जो एरिया है वो कहाँ कहाँ से है, कहाँ कहाँ तक है, वो सब चीज़ें आपको इसमें दिखाई देती हैं, ठीक है। किसमें? शेड्यूल 1 में किस स्टेट का क्या नाम है, सब चीज़ें आपको इसमें विस्तार से दिखाई देगा। अब शेड्यूल 4 में समझिए क्या है। शेड्यूल 4 में शेड्यूल 4 में कहा गया है कि जो राज्य है, मतलब जैसे राज्यसभा है ना, तो राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन है, यानी कि जो सीटों का बंटवारा है, यानी कि किस राज्य से कितने प्रतिनिधि राज्यसभा में आएंगे, इसका हिसाब किताब कहाँ पे है? ये शेड्यूल 4 में है, ठीक है। शेड्यूल 4 में है। अब आप ये समझिए कि मान लीजिए कि ये हमारा क्या है? भारत है। ये एक जमीन का टुकड़ा आ रहा है, ठीक है। जमीन का टुकड़ा मान लीजिए कि ये जब ये जमीन का टुकड़ा इसमें आएगा तो सबसे पहले ये क्या होगा? इसका एडमिशन हो गया, ठीक है। क्योंकि ये जमीन का टुकड़ा बाहर है तो जब जैसे ये बाहर है तो ये किसके अधीन आ जाएगा? आर्टिकल 2। मैंने आपको बताया कि जो चीजें बाहर है वो पहले अंदर लेना है। तो जैसे आप इसको ये इस भारत नामक स्कूल में एडमिशन कराएंगे तो ये भाई साहब अब आगे इनका एडमिशन हो गया। अब इनको नाम देना है, तो नाम देने के लिए फिर एक नियम लेके आया जाएगा और उस नियम के तहत इनको एक राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। किसका दर्जा? मान लीजिए कि राज्य ये इनका दर्जा दे दिया गया। लेकिन याद रखिए कि राज्य का दर्जा दे दिया गया, तो जब राज्य का आप दर्जा देंगे तो इस राज्य से कुछ लोग राज्यसभा में जाएंगे या नहीं जाएंगे? जाएंगे ना। तो राज्यसभा में जाएंगे तो कितने लोग जाएंगे? सबसे पहले ये समझिए कि ये जो राज्य का दर्जा दिया गया तो इनका नाम रखा गया ए, और ये कितने वर्ग किलोमीटर में फैले, इनका एरिया क्या है, इनका सीमा क्या है, इनका राज्य क्षेत्र क्या है, ये सारा विवरण कहाँ पे है आपका? तो ये सारा विवरण शेड्यूल 1 में है। यानी कि शेड्यूल 1 में आपको ये चीज़ें मेंशन करनी पड़ेगी, आपको संशोधन करना पड़ेगा। शेड्यूल 1 में ये चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। आपको तो ये हो गया। जब आप ये राज्य नामक जो ए है, अब ये क्या है कि ये राज्य बन गया तो यहाँ से कुछ लोग राज्यसभा के प्रतिनिधि भी तो जाएंगे। तो कितने लोग जाएंगे? सबसे पहले तो ये शेड्यूल 1 में लिख दिया। अब शेड्यूल 4 में जितने लोग जा रहे हैं उतने लोगों का विवरण आपको शेड्यूल 4 में भी लिखना पड़ेगा। यानी कि 2 और 3 में अगर आप कोई चेंजेस करते हैं आर्टिकल 2 और 3 में तो उसका संशोधन आपको शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में करना ही पड़ेगा। आपको 368 के तहत नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आ गई। अब चीज़ें और समझिए। अब बात आ रही है कि आर्टिकल 3 में क्या हुआ। आर्टिकल 3 में मान लीजिए भारत के अंदर, ये भारत है, भारत के अंदर मान लीजिए ए है, बी है, सी है। अब यहाँ पे मैंने ऐसे करके ये क्या है, ये वाला जो एरिया है ये मान लीजिए मैं डी नामक एक नया स्टेट बना दिया। समझ में आ रही बात? आपको डी नामक स्टेट बना दिया तो डी नामक स्टेट जो है ये एक नया स्टेट बना है।
जब नया स्टेट बनेगा तो कुछ ऐसे स्टेट मतलब कि इस स्टेट के कुछ लोग राज्यसभा के प्रतिनिधि के रूप में जाएंगे या नहीं जाएंगे? जाएंगे ना। तो यहाँ से क्या होगा, प्रतिनिधि के रूप में जाएंगे तो आपका शेड्यूल 4 में सीटों का आवंटन दिया गया है, यानी कि इस डी नामक स्टेट से कितने लोग जा रहे हैं वो आपको शेड्यूल 4 में मालूम चलेगा। यानी कि शेड्यूल 4 में भी आपको क्या करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। और ये जो नया राज्य डी बना है, इसका एरिया क्या है, इसका नाम क्या है, इसमें इसका मेंशन कहाँ पे मिलेगा आपको, शेड्यूल 1 में। तो ये सारी चीज़ें जो है, जब आप कोई नया राज्य में उसके नाम में परिवर्तन करते हैं या कुछ भी करते हैं तो आपको शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में भी परिवर्तन करना पड़ जाता है। ठीक है, तो आई होप कि इतना जो चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमें थोड़ा सा सपोर्ट करिए। बताइए हमें कमेंट करके कि ये चीज़ें आपको कैसी लग रही है, सही है या नहीं, और कुछ कमी है तो उस कमी को भी हमें बताते रहिए। ठीक है।